कैश जनरेटिंग यूनिट की बात कल चल रही थी, कैश जनरेटिंग यूनिट की बात कल चल रही थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार मेरी तरफ देखो, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि अगर आपकी जो इंडिविजुअल एसेट है, सुनो, इंडिविजुअल एसेट है, उससे कोई कैश इनफ्लो जनरेट नहीं होते हैं, या होते हैं तो इंडिपेंडेंटली नहीं होते, वो अपने आप में कोई ऐसी एसेट नहीं है, तो आप उन पूरी एसेट को क्या कर लोगे, ग्रुप कर लोगे, और ग्रुप करके उनके कैश इनफ्लो को एक साथ कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे। कैसे करना है, मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको एक यही वाला हुआ था ना कल, बस लोएस्ट सेग्रीगेशन ऑफ एसेट को आइडेंटिफाई करना है, जिसके अंदर आप सारी एसेट्स को एक साथ सेग्रीगेट कर सको, ग्रुप कर सको। ग्रुप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसका कैरिंग अमाउंट निकालना है और उस ग्रुप ऑफ एसेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालना है। रिकवरेबल अमाउंट भूलना मत मरते दम तक, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, दोनों में से विचएवर इज हायर, ये निकलेगा रिकवरेबल अमाउंट। उसको कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। मतलब आप लोग जो चीज एक के लिए कर रहे थे अब वो सबकी साथ में करोगे, जो चीज एक एसेट के लिए कर रहे थे वो अब ग्रुप ऑफ एसेट के लिए आप लोग करोगे। किसके लिए, ग्रुप ऑफ एसेट के लिए। ये बात हम लोगों ने करी, फिर ये बात यहां पर हो गई थी। फिर मैंने आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला, ये वाला, कि आपने अगर कोई प्राइवेट रेलवे बनाया, अब वो रेलवे माइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अब वो रेलवे में आप लोग कोई ऐसे नहीं कि सामान वामान ले जाते हो, कोई कस्टमर को ले जाते हो या कोई पैसेंजर चढ़ता है उसके ऊपर, वो रेलवे सिर्फ इसलिए बनाया गया है, वो ट्रैक इसलिए डाला गया है ताकि आपकी माइनिंग की एक्टिविटीज अच्छे से ऑपरेट हो सके। तो आप वो रेलवे को इंडिविजुअल एसेट ना मानकर उसे पूरी माइनिंग को एज अ होल सीजीयू मानोगे, कैश जनरेटिंग यूनिट मानोगे, और उस रेलवे का इम्पेयरमेंट लॉस अगर बुक करना होगा तो आपको पूरे माइनिंग का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। पूरे माइनिंग के क्या निकालने पड़ेंगे, कैरिंग अमाउंट, और पूरे माइनिंग का क्या निकालना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट, और तभी जाके वो निकल सकता है। ये अपन लोगों ने बात करी थी। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब एक इंडिविजुअल एसेट इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाता। ऐसा कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिविजुअल एसेट की कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी कमी होती है और कैश जनरेटिंग यूनिटी साथ में कंपेयर। जैसे मैंने कहा था कि इस बोर्ड का इम्पेयरमेंट बुक करना है, तो क्या इस बोर्ड का इंडिविजुअल कैश इनफ्लो क्या होगा, तो इसका वैल्यू इन यूज कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस तो आ जाएगा, वैल्यू इन यूज कैसे आएगा। इसका इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है तो इसका इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस तो सबका ही आ जाएगा। देखो इन्होंने, मैंने कहा था ना कि ये एसेट ने वैल्यू इन यूज घुसेड़ के इस इम्पेयरमेंट लॉस के एस को जबरदस्त बना दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग लेना है हमें। तो इसलिए इंडिविजुअल एसेट्स से ज्यादा जरूरी सीजीयू है, तो सीजीयू का ही हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब अपन लाइन से ही चल रहे हैं। अब एक पैराग्राफ ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बता दिया, ये पढ़ा दिया। अब ये देखो, इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये फिर वापस रिपीटेड है, अगर इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकल सकता तो आप सारी एसेट को क्या करोगे, एग्रीगेट करोगे। क्या करोगे, एग्रीगेट करोगे। फिर ये टिक कर लेना, in using information based on financial budget that relate to CGU, enterprise adjusts this information if internal transfer price do not reflect management's best output for the cash generating units output। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। ये टिक करना और इससे पहले वो भी टिक करना, रुक जाओ एक मिनट, ये टिक करना और ये चीज है ना इससे रिलेटेड है, ये टिक करो और इसको ऊपर लिखना चाहिए था, ये टिक करो। If an active market exists for output produced by asset, this asset or group of assets should be identified as a separate CGU. Even some or all of the output is used internally. ये टिक करो, ये टिक करो और यहाँ पे कुछ 1 लिखना, .1 लिख दो या कुछ भी लिख दो और इसको एरो लगा के ऊपर लेके जाओ। ऊपर लिखी हुई ये बात कहाँ पर है, कहाँ पर है बेटा, ये हाँ ये लिखी हुई है, बाउला पागल का बच्चा 2 बार जावेद, ये रहा। Even if part or all of the output produced by an asset or group of asset is used by this asset form separate CGU, even if the sale is output in a active market। सेम बात लिखी हुई है, सेम ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब समझा देता हूँ मैं तुम्हें। सामने देखो, सामने देखो, ये एक एसेट है, ये जो आउटपुट जनरेट करता है ये बाहर बिकता नहीं है इंडिपेंडेंटली। एक तो बात ये होती है कि इंडिपेंडेंटली कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, या फिर एक बात ये होती है कि आउटपुट प्रोड्यूस तो करता है लेकिन बाहर बिकता नहीं है। वो सारी चीजें इसका दूसरा वो ले लेता है, दूसरा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मतलब ये लोग जो भी बनाते हैं ना वो अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाते हैं। सपोज करो कि ये डिपार्टमेंट मेरा टायर बना रहा है, लेकिन ये टायर बाहर बेचता नहीं है। ये टायर दे देता है मेरी कार बनाने वाली यूनिट को, तो वो कार में टायर लग जाता है और फिर वो कार बिक जाती है। मतलब ये जो भी कुछ बना रहा है, या मान लो ये क्लिंकर बना रहा है, अब वो क्लिंकर से सीमेंट बन रहा है,
ठीक है। तो क्लिंकर वाला क्लिंकर बना के किसको दे रहा है? सीमेंट डिपार्टमेंट या पीओपी डिपार्टमेंट को। फिर पीओपी डिपार्टमेंट वो बना के किसको दे रहा है? सीमेंट डिपार्टमेंट। तो मतलब ये क्लिंकर जो है और पीओपी जो है एक यूनिट भी बाहर बेच नहीं रहे, तो इनका वैल्यू यूज तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि कैश इनफ्लो है ही नहीं, सब बना के इंटरनली ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर ये माल जो बना रहे हैं उसका बाहर एक्टिव मार्केट है और वो चीज बाहर बिक सकती है, तो आप उसे वैल्यू इन यूज में कंसीडर करोगे, इवन दो आपने आउटपुट बाहर बेचा नहीं है। तो फिर प्राइस क्या लेंगे? मार्केट प्राइस। और उसमें इसने ये बोला है कि अगर इंटरनल एडजस्टमेंट करने के लिए, वो मार्केट प्राइस को निकालने के लिए हमें कोई एडजस्ट करनी पड़ी कोई चीज, तो भी करेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं अपने डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ तो 100 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन बाहर बेचता तो 100 में नहीं बेचता, 120 में बेचता, क्योंकि वो बाहर तो 120 में ही बिकती है। तो मेरा इंटरनल ट्रांसफर बड़े से 100 पे हो रहा है, बट मैं उसका मार्केट प्राइस कितना लेके चलूंगा? 120। तो ये दोनों बात जो ऊपर लिखी हुई है और नीचे लिखी हुई है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप कैश जनरेटिंग यूनिट में कोई ऐसी इंडिविजुअल एसेट ले रहे हो जो एसेट आउटपुट प्रोड्यूस भी कर रही है लेकिन बाहर सेल नहीं कर रही है, वो सारा आउटपुट अपने ही किसी डिपार्टमेंट को दे देती है, तो वो चीजें भी वैल्यू इन यूज में कंसीडर की जाएगी एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, इवन दो आप वो चीज बाहर बेच नहीं रहे हो। आप तो एक डिपार्टमेंट से किसको दे रहे हो? दूसरे डिपार्टमेंट को। सेल कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी वो चीज वैल्यू इन यूज में कंसीडर की जाएगी। समझ गए? ये दो चीज है। अब एक एग्जांपल अपन ने 1 तो पढ़ ही लिया था, 2 भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये सब चीज़ों में ये चीज़ मत भूल जाना कि हम लोग कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए भी वही करेंगे जो नॉर्मली करते हैं। इसका पहले क्या निकालेंगे? कैरिंग अमाउंट, फिर इसका क्या निकालेंगे? रिकवरेबल अमाउंट, जो क्या होगा? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हाई। तो ये जितनी भी बातें अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं अपन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू। करना इसमें भी वही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इसमें बस इसमें क्या करना है, इसमें जो कैरिंग अमाउंट लोगे वो किसका लोगे? ऑफ ऑल एसेट्स, जो किसके अंदर आ रही है? सीजीयू। ये भी किसका लोगे? ऑल एसेट। ये भी किसका लोगे? क्योंकि इंडिविजुअल एसेट का हम लोग क्या नहीं निकाल पा रहे हैं? इनफ्लो इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब जो इंडिविजुअल एसेट है उनका कोई इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, वो सारा कैश फ्लो डिपेंडेंट है ग्रुप ऑफ एसेट्स में। मतलब वो ग्रुप ऑफ एसेट साथ में, अपन ने जो कल लास्ट क्लास में बात करी थी कि एकता में शक्ति है, अलग अलग किसी की कोई औकात नहीं है, एक साथ रहते हैं तो उनकी वैल्यू है, अलग अलग कोई वैल्यू। तो इसीलिए सीजीयू का कंसेप्ट काम में आता है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक बस कंपनी है, बराबर से इसका आंसर तुम देने की कोशिश करना, आंसर मत पढ़ना अभी। एक बस कंपनी है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद म्युनिसिपैलिटी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसमें इनको मिनिमम सर्विस ईच ऑफ द 5 सेपरेट रूट, 5 अलग अलग रूट पे इनको बस सर्विस देनी पड़ती है म्युनिसिपैलिटी वालों को। मतलब एक तरीके से म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉय को उठाना होता होगा, फिर वहां छोड़ना होता होगा, ऐसे वो अलग अलग 5 जगहों पर है। और मैं एक बस कंपनी हूं और मैं म्युनिसिपैलिटी को सर्विस दे रहा हूं 5 अलग अलग जगह। एसेट डिवोटेड टू ईच रूट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ईच रूट आइडेंटिफाइड सेपरेटली। हर रूट से जो मेरी एसेट है, जैसे यहाँ एक बस जाएगी, यहाँ एक बस जाएगी, यहाँ एक बस, यहाँ एक बस, तो 5 के अंदर एसेट भी सेपरेट है और उसके जो कैश फ्लो है, मतलब उसमें जो एक में पेट्रोल लगेगा, दूसरे में पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, जो भी लगेगा वो भी सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकता है, सब अलग अलग है। नाउ वन ऑफ द रूट ऑपरेट एट अ सिग्निफिकेंट लॉस। अब एक रूट पे लॉस हो रहा है, मतलब जैसे कि अगर 5 रूट से लेना होता है ना, तो 4 रूट तो मेरे को सही पड़ते हैं, एक रूट पे मेरे को रानपुर से लेना पड़ता है। अब रानपुर मेरे को बहुत लंबा पड़ जाता है और वहां से 2-3 लोग ही बैठते हैं, तो मेरे को वहां आना जाना, मेरी सर्विस, वहां का रोड भी खराब है, तो वो मेरे को थोड़ा नुकसान में पड़ रहा है। और ये एक बस कंपनी की बात हो रही है, याद रखना। Now since the enterprise does not have option to curtail any one bus route, अब अपन एक, क्योंकि अपन ये तो कह नहीं सकते म्युनिसिपैलिटी वालों से कि 5 में से हम तो 4 रूट पे सर्विस देंगे, एक रूट पे सर्विस, वो कहेंगे भैया उठाओ तो 5 जगह से उठाओ, नहीं तो हम किसी और की सर्विस लेंगे। तो हम लोग क्या 4 को देकर एक को अवॉइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो बताओ इसका इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के लिए इंडिविजुअल एसेट्स के हिसाब से देखूंगा कि सीजीयू के हिसाब से देखूंगा? सीजीयू के हिसाब से। रीजन? क्योंकि 5 का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी एक को कर्टेल, जबकि यहाँ पे कमाल की बात क्या है, एक का आइडेंटिफाइड है, कैश फ्लो उसका क्या है? आइडेंटिफाइड है, उसमें जो बस लगेगी वो भी क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि या तो मैं 5 एक साथ दूंगा या एक भी। तो मेरे को अगर इसको सीजीयू बुक करना है, अरे मेरे को इसको इंपेयरमेंट बुक करना है, तो मुझे ऐसा एज अ सीजीयू एज अ होल देखना पड़ेगा, मैं इसको इंडिविजुअली इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं कर सकता। वेरी गुड, पढ़िएगा जरा। नाउ since the enterprise does not have the option to curtail any one bus route, the lowest level identified cash inflow from the continuing use is largely independent of cash inflow of other asset, दूसरे पे भी डिपेंड है।
ठीक है। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर दिस रूट इज द बस कंपनी एज अ होल। अब इसमें हम सीजीयू पूरी बस कंपनी को ही मानेंगे, इंडिविजुअल एसेट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। इसका आंसर है। तो एग्जाम्पल था मतलब, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो समझ गए ना तुम लोग सीजीयू में क्या है और इंडिविजुअल, पूरे एस्पेक्ट को ढंग से समझना। अगर इंडिविजुअल एसेट अपने लेवल पे रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकता है, उसका कैरिंग अमाउंट भी अवेलेबल है और वो कैश इनफ्लो अपने लेवल पे जनरेट कर सकता है, तो हम उसे इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल एसेट अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर सकता, उसकी अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई छवि नहीं है, अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उस एसेट को जो उससे रिलेटेड ग्रुप ऑफ एसेट है उसके साथ उसे मर्ज करके, पुल करके पूरे एंटरप्राइज का एज अ होल सीजीयू की तरीके से देखना पड़ेगा कि इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पे रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट क्या है। अब इसको है ना, ये थोड़ा पॉइंट पे लिख देता तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, अभी जो मैंने लिखा था ना कि क्या है कैरिंग अमाउंट, इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल दी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है उन सबका कैरिंग अमाउंट नंबर 1। तो यहाँ पे बस ऑल को टिक कर लो तुम, ऑल। तो वहां पे अपन लोग इंपेयरमेंट के लिए एक एसेट लेते थे, यहाँ सबका एक साथ लेंगे। इसमें एक लाइबिलिटी वाली बात बढ़िया लिखी हुई है, वो सुन लेना। अगर मान लो, इसका भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया इसने, अगर मान लो मैंने सीजीयू में 5 एसेट लिए, 5 एसेट में से एक एसेट ऐसी है जिसके अंदर मुझे आगे आने वाले समय में कोई लाइबिलिटी भी देनी पड़ेगी उस एसेट से रिलेटेड। तो एस कहता है कि अगर वो लाइबिलिटी तय है कि आपको आगे चल के देना ही पड़ेगा, तो उसका प्रोविजन भी आप आज ही बना लो और उस लाइबिलिटी को कैरिंग अमाउंट में से लेस कर दो, तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा। और अगर वो लाइबिलिटी वही है कि भैया कंटीजेंट नेचर की, अभी पता नहीं है देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, तो आज उसे कंसीडर मत करो। तो कैरिंग अमाउंट में क्या आएगी, ऑफ ऑल द एसेट ग्रुप टुगेदर। नाउ दिस आल्सो इंक्लूड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आएगी इसमें, बट इफ इट इज नेसेसरी, अगर जरूरी है कि वो लाइबिलिटी देनी ही पड़ेगी और उसे रिकवरेबल अमाउंट में भी हमें लेना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऐसी है मतलब कि अगर मैं आज 5 साल बाद एसेट बेचने जाऊंगा ना, तो वो एसेट बेचने से पहले मुझे वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, तो मतलब तय है वो लाइबिलिटी देनी ही पड़ेगी। इसका एक बहुत शानदार इसने एग्जांपल दिया है माइन वाला, अभी देखेंगे अपन लोग कि कब ऐसा होता है कि इंटेंजिबल, अरे कोई भी तरह की एसेट के अंदर उसके अंदर एक लाइबिलिटी भी जुड़ी हुई होती है कि वो लाइबिलिटी आपको इंकर्ड करनी पड़ेगी, वो एसेट आप भविष्य में जब भी बेचोगे या खाली करोगे तो ऐसा क्या होता है, एग्जाम्पल इसने दिया माइनिंग का, अभी देखेंगे अपन लोग। नाउ नेट सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे तो उसमें भी अपन सेलिंग प्राइस सारी एसेट की लेंगे पूरी एक साथ, तो वहां पे भी ऑल था, यहाँ पे भी ऑल है। और जैसे वहां पे कैश डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करते थे, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से। इंडिविजुअल में जो करते थे वही हमें सीजीयू में करना है, बस इंडिविजुअल में जहां हम एक एसेट लेते थे, सीजीयू में हम ग्रुप ऑफ एसेट ले रहे हैं। वहाँ एक का कैरिंग अमाउंट था, यहाँ सबका कैरिंग अमाउंट है। वहाँ एक का सेलिंग प्राइस था, यहाँ सबका सेलिंग प्राइस। वहाँ एक का कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस होता था, यहाँ सबका कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस होगा। वहाँ एक का वैल्यू इन यूज लेते थे, यहाँ सबका मिलाकर एक वैल्यू इन यूज लेंगे। सबका, अगर सबका अलग अलग वैल्यू इन यूज होता तो हमें सीजीयू वाले कंसेप्ट पे जाना ही नहीं पड़ता है ना। प्रॉब्लम ही तो ये हो रही है कि हर एसेट का अपना सेलिंग प्राइस होता है, हर एसेट का अपना कैरिंग अमाउंट होता है, हर एसेट का अपना डेप होता है, हर एसेट का अपना यूजफुल लाइफ होता है। प्रॉब्लम आती है हर एसेट के वैल्यू इन यूज में, क्योंकि वैल्यू इन यूज का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसकी मतलब डिस्काउंटिंग करते हैं अपन लोगों। वो हर एसेट का अपना कैश इनफ्लो नहीं होता, क्योंकि एक एसेट अपने लेवल पे सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक एसेट के लिए, ह्यूमन एसेट के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि भैया एक आदमी पूरा रेवेन्यू जनरेट करके देगा दुकान में या एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, पॉसिबल ही नहीं है। ग्रुप का ही कंसेप्ट चलता है, सब चीज मिलकर ही रेवेन्यू जनरेट होते हैं। चलो, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, द कैरिंग अमाउंट इज रिड्यू, ये मैंने अभी ऊपर बता ही दिया। अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसे आपको डिडक्ट करना है, लेकिन वो डिडक्ट कब करना है, जब कंपलसरी हो, नेसेसरी हो कि वो लाइबिलिटी आपको देनी ही पड़ेगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ये रहा थर्ड वाला, बराबर से सुनना। पहले एक बार ये भी टिक पढ़ लेता हूँ मैं, रुक जाओ, भी टिक मत करना। फॉर प्रैक्टिकल रीजन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू समटाइम डिटरमाइन आफ्टर कंसीडरेशन एसेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सीजीयू और लायबिलिटी दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट। इन सच केस कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इज इंक्रीज्ड बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट एंड डिक्रीज्ड बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज लायबिलिटी। ये टिक कर लो, पहले ये टिक करना, द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इज इंक्रीज्ड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट डिक्रीज्ड बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट। कौन सी एसेट की बात कर रहा है, ठीक है,
विच आर नॉट पार्ट ऑफ द सीजीयू, जो पहले सीजीयू के पार्ट नहीं थे बट उन्हें लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लो मेरे कैरिंग अमाउंट में गुडविल है, गुडविल तो है ही नहीं, लेकिन बिना गुडविल के सारा सीजीयू बेकार है, तो उन्हें भी लेना है हमें, गुडविल को भी लेना है हमें। सेम ऐसे ही कोई हेडक्वार्टर की एसेट है, अब वो हेडक्वार्टर जब तक मेरे को सपोर्ट ना करे मेरा डिवीजन चल ही नहीं सकता, तो मेरे सीजीयू में मैं कॉर्पोरेट एसेट भी लूंगा, हेडक्वार्टर की एसेट भी लूंगा, क्योंकि वो एसेट उनकी है वैसे तो, लेकिन जब तक वो मुझे सपोर्ट ना करे मेरा सीजीयू इनफ्लो जनरेट ही नहीं कर सकता, तो जरूरी है वो, तो उन्हें भी लो। तो ये कह रहा है कि उन एसेट और लायबिलिटी को भी हम कैरिंग अमाउंट में लेंगे जो भले कैरिंग अमाउंट जो सीजीयू में आ नहीं रही है, लेकिन उनका होना जरूरी है। इसमें एग्जांपल लोगे तुम, फॉर एग्जांपल गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट मतलब जो हेडक्वार्टर की एसेट होती है, जो किसी एक सीजीयू की नहीं है, लेकिन वो सबके साथ क्यूमुलेटिव बेसिस पे वर्क कर रही है, उनके बिना सीजीयू कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर सकता। किसके बिना? गुडविल के बिना या कॉर्पोरेट एसेट, तो फिर उसे भी आपको एडलेस करना चाहिए। ये एक अलग बात है, याद रखना। और जो ऊपर मैंने तुम्हें बताया लाइबिलिटी वाला, उसका एग्जांपल ये है, ये ऊपर लाइबिलिटी वाले का एग्जांपल, यहाँ एक एरो ले जाओ, ये लाइबिलिटी वाले का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हाँ देखिएगा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बराबर से सुनना। एक कंपनी ने एक माइन ऑपरेट करी है, where legislation required that the owner must restore the site on completion of mining activities. The cost of restoration include the replacement of overburden which must be removed before mining operation commence. The provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed. The amount provided as recognized as a part of cost of mine and being depreciated over the mine's useful life. Carrying amount for the provision of restoration cost is 50 lakh which is equal to the present value of restoration cost. अब देखो, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। एक कंपनी ने कोई माइन ली है और जिस कंट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है उस कंट्री का लेजिस्लेशन, कानून ये कहता है कि आपको माइन लोगे तो जब आपकी माइनिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो साइट को रीस्टोर करके जैसी की वैसी के वैसी करके देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये बैराज पता है आपको, कोटा बैराज पता है? ठीक है, बैराज पे एक ग्राउंड था, एक बहुत बढ़िया ग्राउंड, ठीक है, नहीं बैराज पे ही, हम तो बैराज का ही ग्राउंड बोलते थे। ठीक है, अभी वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज चल रही थी, कोविड के बाद शुरू हुई थी 2021 में, और वो ग्राउंड की पूरी एसेस कर दी इन्होंने। 4 साल से अभी वहाँ पे कुछ चल रहा था, और वो 4 साल से इन्होंने क्या करा था, क्वार्टर बना रखे थे। अब इन्होंने वो जिस भी कंपनी को दिया था ना, तो उस कंपनी को ये कहा था कि जब 4 साल हो जाए तो इसको वापस समतल करके देना जैसा था वैसा। अभी वो एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, तो ग्राउंड वापस से रिस्टोर हो रहा है। वहाँ पे पिच विच बना रहे हो लोग, हम लोग खूब खेले, मतलब बचपन से हम लोग वहीं खेले हैं सबसे ज़्यादा। तुम लोग भी खेले होंगे जो यहाँ इस लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही ग्राउंड था, वो भी इन्होंने ऐसा खराब कर दिया। तो उन्होंने देती हुआ उनको कहा था कि भैया अभी आप इसको काम में ले लो, 3 साल 4 साल कुछ थर्मल वर्मल में काम चल रहा था, तो वहाँ क्वार्टर बना रखे थे सबके। तो बोला था कि अभी काम कर लो तुम, लेकिन जब तुम छोड़ के जाओ तो इसको जैसा है वैसा करके देना बिल्कुल। इसे रेस्टोरेशन कॉस्ट बोलते हैं, मतलब इसको वापस रिस्टोर करके वैसा के वैसा दे देना जैसा ये पहले था। तब उसमें उनका एक्टिविटी तो खत्म हो गई सारी, लेकिन अब उसके बाद उनको समतल करने में, ग्राउंड बनाने में, जो भी रेती वेती डलवाने में, जो भी इतना बड़ा है सब कुछ पैसे लगेंगे। अब यहाँ भी ऐसा ही है, ये लोगों को कहा गया है कि माइनिंग एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद इसको रिस्टोर करके देना जैसा के तैसा। तो इन्होंने जो 5 साल 10 साल इनकी माइनिंग चलेगी, उसके बाद जो खर्चा आएगा रिस्टोर करने का, वो आज ही इन्होंने कैलकुलेट करके प्रोविजन बना रखा है प्रूडेंस फॉलो करके, और वो कितना आ रहा है इनके हिसाब से 50 लाख। कितना आ रहा है? 50 लाख। समझ गए बराबर? क्वेश्चन समझ में आया? तो भैया अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप जब कैरिंग अमाउंट निकालो तो उसमें जो लायबिलिटी है वो भी डिक्रीज करना, अगर पक्का है कि वो लायबिलिटी लगने ही वाली है। यहाँ पक्का है कि नहीं है? सरकार का भी कहना है और प्रोविजन लेजिस्लेशन बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो आपको उसे समतल करके उसे जैसा था वैसा करके देना ही पड़ेगा। कितने रुपए लग रहे हैं इनके हिसाब से उनके, तो ऊपर क्या पढ़ाया मैंने, वो अमाउंट आप अगर कोई लायबिलिटी देनी पड़ेगी या आपको कुछ पैसा मिलेगा तो कैरिंग अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और उसका एडजस्टमेंट रिकवरेबल अमाउंट में भी होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ। देखो ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब इसमें जो जो चीजें हैं वो टिक करो। इन्होंने ये माइनिंग के लिए कुछ ऑफर आए हैं इनके पास कि भैया ये चीज होने के बाद ये पूरी जो साइट वाइट बनेगी जो भी होगा, इनको किसी को सेल करने का ऑफर आया है, और उसका कितना ऑफर है? 80 लाख का। इसको तो मैं नेट सेलिंग प्राइस बोल दूं। और जिसको इन्होंने बेचा है, बायर ने ये ऑब्लिगेशन लिए कि वो ओवरबर्डन की कॉस्ट वो खुद रिस्टोर करेगा, मतलब वो करेगा जो भी करना होगा, अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब
अगर हम इस माइन का वैल्यू इन यूज निकालें तो वो 1 करोड़ 20 लाख आएगा, जिसमें रेस्टोरेशन शामिल नहीं है। और अगर मैं इसका कैरिंग अमाउंट निकालूं तो वो कितना आएगा? 1 करोड़ आएगा। अब अगर मुझे इंपेयरमेंट बुक करना हो तो इधर देखो, इस माइन को पहले तो मुझे बोलो एज अ होल बोलूंगा मैं, तो ये माइन मेरे लिए क्या हो गई? CGU हो गई। क्या हो गई? अब इस माइन का पहले तो क्या निकालूंगा? कैरिंग अमाउंट में जो इसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है वो कितनी है? 1 CR। कितनी है? अब इसमें से हम लेस करेंगे रेस्टोरेशन कॉस्ट, क्योंकि मैंने अगर ये माइन में आज अगर देखो 1 करोड़ की है तो अभी मेरे को लायबिलिटी भी इंकर्ट करनी पड़ेगी जब मैं इसको खाली करूंगा, तो उसमें मेरे को लगेंगे 50 लाख रुपए, तो वो 50 लाख रुपए हटा दो, तो इसका नेट कैरिंग अमाउंट कितना आया? 50 लाख। अब सेकंड नंबर पे निकालूंगा मैं क्या? रिकवरेबल अमाउंट। उसमें मैं लूंगा नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। सेलिंग प्राइस तो मेरे को बायर ने कहा है कितने में देगा? वो देगा ना 80 लाख, और उसमें वो खुद ही ओवरटेक करेगा बर्डन को। मतलब अगर मैं उसे दे दूंगा माइन तो फिर वो चलाएगा, वो करेगा, उसको जो करना होगा करेगा, और वो ओवर बर्डन का खर्चा भी, रेस्टोरेशन का खर्चा भी उसका। तो मेरे तो कुछ नेटा ही नहीं, लेकिन मैं यूज करूंगा तो फिर मैं इस माइन से कमाऊंगा पैसे। मैं कितने कमाऊंगा? 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन फिर रेस्टोरेशन मुझे देना पड़ेगा अगर मैं यूज करूंगा, तो इधर से भी 50 लाख हटाओ तो कितना आया? तो मुझे बोलो 70 लाख और 80 लाख, विच एवर इज हायर। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना आएगा? क्या कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है? बोलो यार, बोलो बोलो। तो इंपेयरमेंट लॉस है नहीं, क्योंकि कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से चारों ज्यादा होता है तो ही क्या होता है? इंपेयरमेंट लॉस। यहाँ कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं। अच्छा, अगर मैं ये 50 को कंसीडर ना करता तो आता क्या इंपेयरमेंट लॉस? एक बार चेक करते हैं। जैसे नेट सेलिंग प्राइस तो मैं 80 लेता और वैल्यू इन यूज 1.2 CR लेता, और इसको भी मैं 1 CR ही लेता, फिर मैं विच एवर इज हायर क्या लेता? 1.2, और फिर मैं 1.2 को कंपेयर करता, तब भी नहीं आता। तो फिर क्या फर्क पड़ा सर ये पागल बने करने का? क्योंकि सर आप रेस्टोरेशन कॉस्ट को कैरिंग अमाउंट में से भी हटा रहे हो। अरे भाई बात कर यार, आप रेस्टोरेशन, मेरे से पूछना, रेस्टोरेशन कॉस्ट को आप इधर से भी हटा रहे हो और इधर से भी हटा रहे हो, तो सर फिर जैसे अगर मैं इसको कंसीडर ना भी करता तो भी इंपेयरमेंट नहीं आया, और कंसीडर करा तो भी इंपेयरमेंट नहीं आया, तो फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं सर। फर्क पड़ता कब? फर्क पड़ता जब ये ज्यादा निकल जाता। अभी ये ज्यादा नहीं निकला, अगर विच एवर इज हायर में ये ज्यादा निकल जाता, अमाउंट कुछ ऐसा होता, तो फिर फर्क पड़ता। एक में इंपेयरमेंट लॉस आता और बिना कंसीडर करे इंपेयरमेंट लॉस ना आता। तो इसीलिए आपको हमेशा लायबिलिटी को कंसीडर करना है, बट वो लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए? नेसेसरी। क्या? कंपलसरी नेचर की, कि वो आपको देनी है। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्वेश्चन अनसोल्व क्वेश्चन में नहीं है ऐसा कोई भी क्वेश्चन। वैल्यू इन यूज में से 50 लाख क्यों माइनस करा? मेरे से पूछो ना तुम लोग, ये क्यों माइनस करा भैया वैल्यू इन यूज में से 50 लाख? सुनो, अगर आज इस एसेट को मैं किसी को सेल नहीं करूंगा, खुद बनाऊंगा, तो मेरे को 1 करोड़ 20 लाख आएंगे। लेकिन अगर मैं खुद बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो फिर जब मैं साइट खाली करूंगा तो 50 लाख मुझे ही देने पड़ेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक रेडीमेड बायर है जो ये माइन को खरीदने को तैयार है, और वो मुझे 80 लाख रुपए भी देने को तैयार है, और वो कह रहा है रेस्टोरेशन के खर्चे भी वो करेगा, फिर माइनिंग वो करेगा ना, मैं थोड़ी करूंगा। तो अगर वो करेगा तो रेस्टोरेशन भी वही देने को तैयार है, तो फिर मैं 50 लाख क्यों मैं? लेकिन अगर मैं खुद ही चलाऊंगा पूरी माइनिंग को, तो जब 5 साल 10 साल बाद इसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो आई हैव टू पे दैट 50 लाख, तो मुझे वो वैल्यू इन यूज में से माइनस करना पड़ेगा। और उसने साफ साफ लिखा था ये 1 करोड़ 20 लाख में रेस्टोरेशन एक्सक्लूड है, मतलब उसने इसको इंक्लूड, तो हम तो इंक्लूड करेंगे ना। तो तेरा सवाल ये होना चाहिए कैरिंग अमाउंट में से क्यों माइनस करा? वैल्यू इन यूज में तो 100% माइनस होगा, क्योंकि ये पैसा 5 साल 10 साल बाद मुझे देना ही पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट में से क्यों माइनस करा? दोनों में से माइनस करा। हाँ, ये ए स्ट्रेंथ में भी पढ़ा है अपन ने कि रीस्टोरेशन और सिमिलर लायबिलिटीज वो कॉस्ट में ऐड या लेस होती है, अपन ने पढ़ा था। तो ये पैसे आज आप ये मान के चलो कि सुनो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 5 साल 10 साल बाद जब मैं अपनी माइनिंग को खत्म करूंगा तो ये चीज का कैरिंग अमाउंट 1 करोड़ है, लेकिन 50 लाख तो उन्हें देने पड़ जाएंगे मुझे रेस्टोरेशन करने में।
तो 50 लाख इधर से हटाऊंगा मैं, तो मेरी इसकी नेट कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 50 लाख ही बचेगी। मेरे पास आएंगे तो इतनी, मतलब अगर मैं उस समय इसको बेचूं तो मेरे को 1 करोड़ थोड़ी मिलेंगे, 50 लाख तो कम ही मिलेंगे, क्योंकि 50 लाख तो मुझे देने पड़ेंगे इसको सही करने के, इसलिए वो इसमें से भी क्या होगा? लेस होगा। वैल्यू इन यूज में से भी क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग करके ही बताया इसने ये लाइन लिखी है, रुक जाओ, मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन इसने लिखी है शायद ये बात, ये रहा, कहाँ गया? हाँ, द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन कॉस्ट 50 लाख विच इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेस्टोरेशन कॉस्ट। मतलब ये उसकी क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू ही थी। ये क्या थी उसकी? मतलब उस समय जो हमें पैसे देने हैं ना, ये उसकी आज की तारीख में क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू। ये डिस्काउंटिंग करके ही आया था। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल बहुत बढ़िया थे। ये वाला रेलवे ट्रैक वाला भी बहुत बढ़िया था, बस वाला भी बहुत बढ़िया था। ये सारे एग्जाम्पल टेक्निकल व्यू में पूछेगा, बताओ ये करे ना करे, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये इसका आंसर आपको ढंग से देना है। ठीक है, एक एक चीज बराबर समझना, बहुत काम का ये है। गुडविल, अब मैं आपको गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट दोनों की बात साथ में ही बता देता हूँ। इसके नीचे कॉर्पोरेट एसेट है, ये गुडविल है, इसमें कुछ 2 टेस्ट की बात करेगा, ये सब बात करेगा, एक एग्जांपल से समझाएगा, और उसके जस्ट बाद आपका आ जाएगा कौन सा एसेट? कॉर्पोरेट। और इसमें भी वो सेम बात करेगा जो उधर करेगा। फिर अपन इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयू का कैसे बुक करते हैं, और फिर इसका रिवर्सल, और खत्म। यहाँ देखो, मैं गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट की एक साथ सीधा बैठ देखो, अभी ऊपर एक लाइन लिखी थी कि अगर आप जब भी कैश जनरेटिंग यूनिट निकालो तो उसमें वो एसेट भी ले लेना जो उसमें नहीं है लेकिन वो काम आ सकती है। तो उसमें उसे बताया नहीं, हिंट देके छोड़ दिया। तो मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है? गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट की। अब क्या बात कर रहा है ये सुनना। गुडविल का अगर हमें इंपेयरमेंट लॉस बुक करना हो, सिर्फ गुडविल का, तो वो नहीं करना। गुडविल का अपना कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है कि मेरी गुडविल तो अब कम होती जा रही है। ठीक है, तो फिर मैं गुडविल का वैल्यू इन यूज निकालूं, गुडविल का रिकवरेबल अमाउंट निकालूं, गुडविल का नेट सेलिंग प्राइस निकालूं, गुडविल का कैरिंग अमाउंट निकालूं, फिर गुडविल का इंपेयरमेंट लूं। गुडविल का अपना कोई इंपेयरमेंट नहीं है, खत्म करो गुडविल को। गुडविल तो वैसे भी इंटेंजिबल एसेट में पढ़ ही लिया है, धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाओ, खत्म। अपने समय के साथ वैसे भी राइट ऑफ हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन अगर गुडविल मेरे को दूसरी कैश जनरेटिंग यूनिट में काम आ रही है तो आप उस गुडविल को रीजनेबल बेसिस पे जितनी भी कैश जनरेटिंग यूनिट है उन सब में अलोकेट करो, क्योंकि गुडविल किसी एक की नहीं होती और गुडविल किसी एक प्रोसेस की भी नहीं होती। जैसे कि अगर मान लो टाटा है तो टाटा की गुडविल है तो ब्रांड की गुडविल है, सिर्फ टाटा स्टील की नहीं है, सिर्फ टाटा मोटर्स की नहीं है, सिर्फ टाटा नमक की नहीं है, टाटा की गुडविल है वो। और वो गुडविल उसे हर जगह क्या आती है? काम आती है। अब उसको कितना किधर डालना है वो एएस बताएगा, लेकिन गुडविल पूरे एंटरप्राइज की एज अ होल होती है। एग्री करते हो इस बात से? अब जैसे एलएन है तो एलएन की भी गुडविल एज अ होल है। अब वो जब भी कोई चीज शुरू करता है, कॉमर्स अभी शुरू किया, यूपीएससी शुरू किया, तो उस गुडविल का फायदा उसे हर बिजनेस में मिलेगा, जो भी नए वेंचर में वो आएगा, क्योंकि उसके पूरे ब्रांड की गुडविल है। तो ये जो गुडविल है आपको इसे अलग अलग कैश जनरेटिंग यूनिट में अलोकेट करना है रीजनेबल बेसिस पे, जो इसने बताया नहीं। जो हमारे हिसाब से रीजनेबल बेसिस क्या होगा? अलग अलग एसेट का कैरिंग अमाउंट। जैसे इसका कैरिंग अमाउंट है 100 लाख, इसका कैरिंग अमाउंट है 200 लाख, इसका कैरिंग अमाउंट है 300 लाख, तो 1:2:3 गुडविल इसमें अलोकेट कर दो। अब ये तो कुछ बताना नहीं है कि रीजनेबल अमाउंट क्या होगा, तो हमें ऐसे ही अलोकेट करना है। इसको इसने नाम दिया है बॉटम अप टेस्ट। क्या नाम दिया है इसको? मतलब जब भी गुडविल अलग अलग कैश जनरेटिंग यूनिट में, और जब मैं गुडविल बोल रहा हूं तो कॉर्पोरेट एसेट भी ले लो, दोनों का सेम है ट्रीटमेंट, तो दोनों के लिए साथ में बोल रहा हूं मैं, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट क्या होती है? जो हेडक्वार्टर की होती है, हेड ऑफिस की होती है, जो किसी एक इंडिविजुअल सीजीयू की, लेकिन उस इंडिविजुअल सीजीयू में उस कॉर्पोरेट एसेट का भी क्या है? योगदान है। क्या है? अब जैसे कॉर्पोरेट एसेट ने कोई चीज ऊपर से खरीदी है और वो चीज हम लोग हर ब्रांच को काम में दे रहे हैं। मान लो कोई व्हीकल ही है, एक व्हीकल है जो खरीदा कॉर्पोरेट ने है, लेकिन 3 ब्रांच है, तीनों में काम आता है डिलीवरी देने के, तो वो है तो कॉर्पोरेट एसेट, लेकिन वो तीनों में काम आ रहा है। तो छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है। कोई भी ऐसी एसेट जो मेंटेन हो रही है कॉर्पोरेट से, लेकिन उसका फायदा हर ब्रांच को, हर सीजीयू को मिल रहा है, तो उस कॉर्पोरेट एसेट को भी हम पूरी सीजीयू में बांटेंगे। गुडविल है तो गुडविल को भी हम तीनों सीजीयू में बांटेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट में बांटेंगे। अब कैसे बांटना है? रीजनेबल बेसिस पे। कैसे बांटना है? वो रीजनेबल बेसिस होगा उनके कैरिंग अमाउंट का रेशियो। क्या होगा?
उसको इन्होंने नाम दिया है बॉटम अप टेस्ट। क्या नाम दिया है? ठीक है, तो इफ गुडविल कैन बी अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस, तो आप बॉटम अप टेस्ट करोगे। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट गुडविल, अगर गुडविल अलोकेट नहीं हो सकती तो पहले बॉटम अप टेस्ट करो, रीजनेबल बेसिस पर अलोकेट करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा, फिर टॉप डाउन टेस्ट करो। टॉप डाउन टेस्ट क्या है और बॉटम अप टेस्ट क्या है, ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। तो पहले गुडविल अगर रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट हो सकती है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? बॉटम अप। और नहीं हो सकती तो पहले हम कौन सा करेंगे? क्योंकि बॉटम अप करेंगे तभी पता चलेगा कि रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट नहीं हो रही, फिर क्या करेंगे? टॉप डाउन। ठीक है, तो टॉप डाउन सेकंड टेस्ट है, बॉटम अप फर्स्ट टेस्ट है। नाम दिया इन्होंने, ऐसे ही नामकरण किया है, बॉटम अप और टॉप डाउन। अब वो नामकरण से मतलब नहीं, हमें तो करना क्या है उससे मतलब है। पहले तो एक बात याद रखना, फिर बोल रहा हूं, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट दोनों ही कैश जनरेटिंग यूनिट की कैरिंग अमाउंट में ऐड होंगे, क्योंकि ये दोनों भी उतना ही योगदान देते हैं जितनी एक दूसरी एसेट देती है। ये एएस मानता है कि अगर आपकी कोई गुडविल है तो वो आपके सारे बिजनेस को फायदा पहुंचा रही है, कोई कॉर्पोरेट एसेट है वो भी आपके सारे बिजनेस को, तो जब आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करो तो इनके कैरिंग अमाउंट में वो चीज को भी क्या करो? ऐड करो या लेस करो। और ये बात मैं कहां से उठा रहा हूं, इसका रेफरेंस इसने कहां दिया? यहां दिया, लास्ट पैराग्राफ में, कि अगर आप कोई भी रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू का निकालो तो आप उन एसेट को भी कंसीडर करो विच आर नॉट पार्ट ऑफ द सीजीयू, जो सीजीयू का पार्ट नहीं थे, लेकिन आप उन्हें भी लो, उन्हें भी ऐड करो या उन्हें भी लेस करो। कैरिंग अमाउंट में उन एसेट को भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। ठीक है, तो ये किसकी तरफ इशारा था? गुडविल की तरफ और कॉर्पोरेट एसेट। कैसे करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। ये टिक कर लेना बस, बाकी कुछ टिक मत करना, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो हमने क्या करा था 2020 में, एम लिमिटेड ने एक पूरा जेड एंटरप्राइज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जेड, उसको एक्वायर कर लिया था 100% पूरा, कि जैसे एक फैक्ट्री चल रही है जेड नाम की और हमने वो पूरी जेड उठा ली पूरी एज इट इज। अब जब हमने वो जेड उठाया तो उसमें 3 सीजीयू थे, कैश जनरेटिंग यूनिट कितनी थी उसमें? 3 थी। तीनों की फेयर वैल्यू कितनी थी? 1200, 800 और 400। 1200, 800, 400, 2400। लेकिन हमने परचेज कंसिडरेशन में उसे 3000 दिए। कितने दिए? 3000। तो 600 रुपए हमने किसके दिए? गुडविल के दिए। देने हमें 2400 थे, लेकिन दिए कितने हमने? अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपन ज्यादा पैसा देते हैं तो किसका देते हैं? गुडविल का देते हैं। ये बात कब की है? कोविड की, 2020 की। अब 2024 में क्या हुआ? 4 साल बाद रिकवरेबल अमाउंट जो था ए का, हमने 3 खरीदे थे, उसमें 3 सीजीयू थे, ए, बी और सी। यहां लिख देते हैं ए, बी और सी, और ये तीनों मिलके कहलाएंगे जेड एंटरप्राइज। क्या कहलाएंगे? मतलब जो हमने खरीदा उसका नाम जेड था, ये पूरी कंपनी, लेकिन उसमें सीजीयू कितनी बनी? 3 कैश जनरेटिंग यूनिट बनी अलग अलग, जिसमें एक का फेयर वैल्यू कितना था? 1200, दूसरे का फेयर वैल्यू था 800 और तीसरे का फेयर वैल्यू था 400। ठीक है, और ये हमने खरीदा था 2020 में और आज चल रहा है 2024। नेक्स्ट, अब उस दिन ए पे हमें डाउट हो रहा है, ए पे, कि ए जो है वो ही इज हैविंग सिग्निफिकेंट, पिक्चर बनी पड़ी है इसकी, तो इसका रिकवरेबल अमाउंट हमने जो निकाला है, रिकवरेबल अमाउंट वो कितना है? 1350। बोलो दीपक खन्ना, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? यस, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू। That's it। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस। तो भाई ने ये खुद ही दे रखा है हमें, तो फिर आप इसको किसी से, अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे वैल्यू इन यूज भी दे देता और वो दे देता 1400, कोई नहीं दे ही नहीं सकता था वो, क्योंकि जब ये 1350 है तो ये whichever is हायर से आता है। तो अगर वैल्यू इन यूज 1400 होता तो फिर यहां भी कितना लिखा हुआ होता? तो यहां पे वैल्यू इन यूज कभी 1400 देता ही नहीं हो, कितना देता? 1300 देता। और फिर वो तुम्हें देता नेट सेलिंग प्राइस, जो वो कितनी देता? तो ही जाके whichever is हायर कितना आया है। ठीक है, और वाइस वर्सा या कुछ भी। ठीक है, चलो खैर, तो हमें तो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। अब खुशी, ये वाली खुशी, हाँ खुशी, रिकवरेबल अमाउंट 1350 है, ये सिर्फ ए का है, और एंटरप्राइज जेड में ये 3 लोग हैं,
अब अभी इतना क्वेश्चन पढ़ के तुझे क्या लगता है इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं है? है रिकवरेबल अमाउंट? अरे इंपेयरमेंट लॉस है? तू बोल अर्चिता, इतना पढ़ के अभी इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं है। खुशी ने बोला है, अर्चिता ने बोला नहीं है। तुम बोलो सालिया। गुल समासो नहीं। हाँ नहीं है। रीजन? नेट सेलिंग प्राइस नहीं है, रिकवरी। ये तो मैंने लिखा है यार। ठीक है चारुल, बता इनको, बता इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, बता। तो तू बता। जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करता है किसको? खुशी, तू को जूता फेंक के मार दूंगा मैं। अब क्या हो गया तेरे को? देख कैरिंग अमाउंट कितना है? 1200। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1350। तो 1200 तो कम है ना। कैरिंग अमाउंट अगर एक्सीड कर जाता तो क्या आता? इंपेयरमेंट। अभी इतना पढ़ के तो अरे रुको ना, मैंने कहा अभी इतना पढ़ के, बस कि अभी इतना पढ़ के इसमें कोई, और अभी मैम कह रही है इस पे डेप लगने से तो और कम होगा ये, तो अभी भी कमी है ये, तब तो और भी नहीं आएगा इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है चलो, अब ये लेकिन ऐसे कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि 2020 से 2024 कंपेयर होगा क्या? तो वो तो फिगर 2020 की थी, तो उसे कहाँ लाना पड़ेगा? अब 2024 में हुआ है जादू, इनके कैरिंग अमाउंट और बढ़ गए हैं। ये कितना हो गया है? ये कितना हो गया है? और ये कितना हो गया है? तो डेप लगने की वजह से तो कम होते हैं। ये खरीदे थे तब इनकी परचेज प्राइस कितनी थी? जब परचेज करे थे कितनी थी? 1200, 800, 400। ठीक है, क्यों हुआ है ये? आपने रिवैल्यूएशन मॉडल उसको अडॉप्ट किया होगा अभी, ठीक है, या फिर आपने और परचेज करी होगी क्या? जो चीज 4 साल पहले थी आज भी उतनी रहेगी क्या? परचेज करी होगी मैंने, तो इसका तो कोई भी रीजन हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो किससे मतलब है कि आज इनका कैरिंग अमाउंट कितना है, और गुडविल जो उस समय हमने 600 ली थी वो आज राइट ऑफ हो के बची तो 120 ही है। अब अभी मैं यहां देखो सिनेरियो 1, मैं अभी ये मान रहा हूं कि गुडविल अलोकेट हो सकती है। सिनेरियो 1 गुडविल अलोकेट हो सकती है, तो आप क्या करो, पहले इसमें गुडविल ऐड करो। गुडविल मैंने अभी बोला अलोकेट होगी इनके फेयर वैल्यू के कैरिंग अमाउंट के रेशो में। अब जब खरीदी थी तब रेशो ये था, तो इसी रेशो में अलोकेट होगी। हाँ इसी में होगी। खरीदते वक्त गुडविल इस रेशो में दी थी ना, वो तो आज राइट ऑफ हो कि इतनी हो गई है, तो बची 120 है, अलोकेट भी 120 होगी, बची 120 है, 600 बची नहीं है। 600 तो तब थी, लेकिन हमने उस समय जब ली थी तो 600 रुपए की गुडविल हमने उसी हिसाब से तो दी होगी। तो इन 600 को आप बांटो इस रेशो में, 12, 8, 4 क्या रेशो आएगा? 3:2:1। तो गुडविल को बांटेंगे 3:2:1 में, बांटो 60, 40, 20। तो इनका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? 1240। प्लीज आप कंसंट्रेशन बनाए रखना प्लीज। ये क्या आएगा इनका? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। क्या आएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट। बच्चों सुन रहे हो? अब इनको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल, तो हमें तो सिर्फ एक का इंपेयरमेंट देखना है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना है? अब बोलो इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं है? गुडविल के बिना तो नहीं था, लेकिन गुडविल के साथ, क्योंकि गुडविल के बिना तो ये था भी 1300 का और रिकवरेबल भी 1300 था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने 1300 क्यों लिख दिया यहाँ? 1350। तो पहले रिकवरेबल अमाउंट कितना था? 1350, और कैरिंग अमाउंट कितना था? 1300। तो 1300 कम था और 1350। बोलो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन इंपेयरमेंट लॉस शुड बी बुक्ड। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब ही क्या होता है? कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, रिकवरेबल। यहाँ तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा नहीं था, 1300 तो कम होता है, लेकिन 1360 1350 से ज्यादा है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का है? 10 रुपए का। कितने का? अब इस इंपेयरमेंट लॉस का क्या करना है ये सुन लो, ठीक है। पहले मेरे को दीक्षी बताएगी, ये मैं सीजीयू की बात कर रहा हूँ। जब मैंने इंडिविजुअल एसेट की बात करी थी तब क्या बोला था? इंपेयरमेंट लॉस का क्या करते हैं इंडिविजुअल एसेट में?
वेरी गुड, उसे हम कैरिंग अमाउंट की कॉस्ट में से कम कर देते हैं। और तू बोला पूर्व, अकाउंट से दो डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, तो एक तो कैरिंग अमाउंट की कॉस्ट में से कम कर देंगे, दीक्षी ने बोला, एक और क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट भी आना चाहिए। कुछ भी ऐसे, शायद कुछ तो ऐसे एस का जवाब ऐसे देते होंगे, शायद कुछ तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। बताओ सिद्धार्थ, आधा आंसर है, तू बोल। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा तो उसमें से रिवर्स करेंगे, नहीं तो P&L में डालेंगे। क्या हो गया तुझे, कब बोला डेफर्ड करेंगे? कभी भी नहीं बोला इम्पेयरमेंट लॉस को डेफर्ड करने का, एक बार भी नहीं बोला। इस पूरे एज में एक बार भी मेरे मुंह से गलती से भी नहीं निकला है। बच्चों ऐसे मत करो यार, ठीक है। तो दो ट्रीटमेंट होते थे उधर, क्या, एक तो कैरिंग अमाउंट में से कम कर देंगे और एक P&L में ले जाएंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। एंट्री भी सुन लो, एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस की, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये एसेट भी कम हो गई। और अगर इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में से लेंगे तो RR अकाउंट डेबिट। ये कब बताया था मैंने, जब मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा था। प्लीज बच्चों भूलना मत, प्लीज 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 भूलना मत, कब, इंडिविजुअल। अब इधर सुनो, इधर भी 10 का इम्पेयरमेंट आया है, तो इधर का रूल ये कहता है कि इधर P&L में तो ले जाएंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। ऊपर का सेम है, नीचे कैरिंग अमाउंट में से कम ना करके पहले गुडविल को कम करेंगे, क्योंकि गुडविल फिक्टिशियस है, बाउली है, पहले गुडविल उड़ाओ। तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस 10 का है तो पहले किधर से लो, गुडविल। गुडविल जब पूरी तरीके से खत्म हो जाए फिर एसेट का कैरिंग अमाउंट कम करो। याद रखोगे, पहले किस में से कम करना है, गुडविल पूरी तरीके से जीरो हो जाए। और अदर गुडविल भी ले सकते हो आप, सिर्फ इसकी 60 नहीं, इसकी भी ले लेना, इसकी भी ले लेना, पूरी 120 खत्म कर देना गुडविल। जब तक इंपेयरमेंट लॉस आता रहे गुडविल उड़ाते रहो, इंपेयरमेंट लॉस आता रहे गुडविल उड़ाते रहो। गुडविल पूरी तरीके से बुक से हट जाए फिर कैरिंग अमाउंट को कम करो। और ये सुनो, ये जो बोला है एस ने, ये बिल्कुल सही बोला है। आप पहले टेंजिबल एसेट्स क्यों कम कर रहे हो? आपको अगर बैलेंस शीट में इंपेयरमेंट बुक करना है तो पहले इंटेंजिबल गुडविल को हटाओ। और ऐसी कंपनी जो एक तरफ इंपेयरमेंट लॉस दिखा रही है, दूसरी तरफ गुडविल दिखा रही है, ये तो कैसी बेवकूफों जैसी बात है। दोनों चीज एक साथ कैसे रह सकती है? तो दो धारी तलवार है, एक तरफ आप कह रहे हो आपके एसेट के वैल्यूज कम हो रहे हैं, कैरिंग अमाउंट कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप गुडविल दिखा रहे हो। गुडविल तो होनी नहीं चाहिए, ऐसी भूखी नंगी कंपनी का ही गुडविल, हटाओ इसको। तो इसलिए कहता है कि भैया पहले गुडविल हटा दो पूरी, फिर जरूरत पड़े तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कम करो। अब जब मैं रिवर्सल पढ़ाऊंगा तो इसी को उल्टा कर दूंगा। तो अभी रिवर्सल आने वाला है, तो ये पूरा अच्छे से याद रखना, जो यहां किया है रिवर्सल में क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, इस साल का भी माइनस होगा बेटा, डबल एंट्री सिस्टम है ना। तू सिर्फ P&L में से माइनस करेगी तो दूसरा इफेक्ट क्या आएगा फिर, अकाउंट से। हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, सिर्फ तू P&L में से कम करेगी, एसेट में से भी तो कम करेगी, वो भी कम करेंगे। वो तो मैंने ये बोला था, पिछले साल का इंपेयरमेंट लॉस जब कम करेंगे तो जब अपन लोग कैरिंग अमाउंट टेस्ट करेंगे कि उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेट लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, पहले का कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो भी हटाने के बाद कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। अब एक बार कैरिंग अमाउंट निकल गया, ठीक है, तो तू खुद ही सोच, पिछले साल का लेस कर रहे थे तो अब नहीं करेंगे क्या? अब जो इंपेयरमेंट लॉस है वो भी लेस होगा आगे, फिर आगे होगा वो भी लेस होगा, लेस तो होगा ही होगा। अच्छा, इतनी मेहनत करी क्यों फिर हमने? अगर हमें इंपेयरमेंट लॉस एसेट में से ही कम नहीं करना होता तो इतनी मेहनत हमने क्यों करी? इसीलिए तो करी कि हमें इसको एसेट में से कम करना था, क्योंकि हमने अपनी एसेट को ओवर वैल्यू कर रखा था। मार्केट में इसकी वो वक्त नहीं है जिस वक्त पे हमने इसको दिखा रखा है, उसकी उतनी औकात नहीं है जिस औकात पे हमने इसको दिखा, जिस वैल्यू पे हमने इसको दिखा। इंपेयरमेंट का पूरा लॉजिक ही क्या है, डे 1 पे क्या बताया था कि जो चीज हम जिस वैल्यू पे दिखा रहे हैं आज वो उतना एग्जिस्ट, तो उसे उसके सही मूल्यांकन पे लेकर आ रहे हैं, उसकी सही जगह पे लेकर आ रहे हैं जहां वो एक्चुअल में होना चाहिए। इतनी मेहनत ही हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको सही जगह पे ला सके। ये बात क्लियर है बच्चों सबको? अब ये बात यहाँ लिखी हुई भी होगी कि पहले गुडविल में से करना। ये रहा पूरा 1360, 1240, 820, और इनका कैरिंग अमाउंट तो सिर्फ एक का ही दे रखा था हमें कि अरे रिकवरेबल अमाउंट तो एक का ही दे रखा था, ये रहा 1350, और कैरिंग अमाउंट कितना था 1360। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया 10। अंडरलाइन करो, दिस इंपेयरमेंट लॉस इज फुली एलोकेटेड टू गुडविल इन अकॉर्डेंस विद AS 28। पैरा वैरा याद नहीं रखना तुम्हें। तो ये गुडविल पहले, ये पहले इंपेयरमेंट लॉस कहाँ एलोकेट होगा?
और यहीं पे लिख लो देन आफ्टर गुडविल इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, यहां लिख लो। तो पहले जो इंपेयरमेंट लॉस है वो कहां से अलोकेट, बटा बातें मत करो पलक नवलीन, मेरे से पूछो ना, ये पहले AS 28 के अकॉर्डिंग फुली अलोकेट होगा किसमें, गुडविल में, देन फ्रॉम, फिर बाद में कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, सॉरी असेट क्यों बोलूं, CGU बोलूं, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU। एंट्री लिख दिया करो तो और क्लियर रहेगा। एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था तो अभी पहले उसको कम करो, फिर P&L को कम करो, और फिर किसको कम करो, गुडविल को, सब कम हो रहा है। और गुडविल अगर पूरी खत्म हो जाए तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, मतलब एंट्री इस नाम से नहीं होगी कैरिंग अमाउंट, एंट्री में तो सिर्फ एसेट ही आएगा, एसेट में तो क्या आएगा, CGU। हाँ पलक बोलो। नहीं, ये CGU अपने आप में एक CGU ही है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना था, यहाँ हमें आइडेंटिफाई नहीं करना, उसने खुद ही बोल दिया कि A एक CGU है, B एक CGU है, C एक CGU है। तीनों मिला के वो एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसमें 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है। एक कंपनी में 4, 5, 10, 15, 1, 2 कितनी भी CGU हो सकती है, और एक CGU में 1, 2, 5, 10, 15, 20 कितनी भी इंडिविजुअल एसेट हो सकती है। और कोई डाउट, क्लियर है आप लोगों को? ये जो अभी मैंने गुडविल को अलोकेट किया इसे बॉटम अप टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब टॉप डाउन। इसमें क्या होगा, इसमें हम गुडविल को अलोकेट, अब देखो तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चलता क्या कि गुडविल अलोकेट हो सकती है, ये तो इसने बोल दिया सिनेरियो 1 गुडविल कैन बी अलोकेटेड ना। एएस में कुछ ऐसे डायमेंशंस दे रखे हैं, एएस भी खुद बोलता है इफ गुडविल कैन बी अलोकेटेड तो पढ़ दो। तो क्वेश्चन में बिल्कुल परेशान मत होना, वो या तो बोल देगा कि गुडविल अलोकेट हो सकती है तो फेयर वैल्यू के हिसाब से अलोकेट कर देना, क्वेश्चन ना बोले कि गुडविल अलोकेट नहीं हो सकती तो फिर क्या करना है वो मैं बताता हूं। अलोकेट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अलोकेट हो जाएगी तो बिल्कुल इजीली अलोकेट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अलोकेट करना मतलब रेशो में बांटना, रेशो में बांटना मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। रेशो में बांटने के बाद कैरिंग अमाउंट को दिखा लेंगे, कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा। इंपेयरमेंट लॉस को पहले कहां से रिकॉग्नाइज करेंगे, अरे कहां पे रिड्यूस करेंगे, गुडविल से। गुडविल पूरी वाइप आउट हो जाएगी, फिर एसेट की कैरिंग अमाउंट में से, एसेट मतलब सीजीयू। लेकिन इंडिविजुअल एसेट में ऐसा कुछ, और इंडिविजुअल एसेट में तो गुडविल भी ऐड, इंडिविजुअल एसेट में तो गुडविल भी ऐड नहीं होती। इंडिविजुअल एसेट का तो बिल्कुल मान क्वेश्चन आएगा, ये इंडिविजुअल एसेट है ए, इसका कैरिंग अमाउंट है ये, इसका वैल्यू इन यूज है ये, इसका सेलिंग प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज में से विचएवर इज हायर रिकवरेबल अमाउंट। अब वो रिकवरेबल अमाउंट आ गया कम, कैरिंग अमाउंट आ गया ज्यादा, तो लॉस हो जाएगा इंपेयरमेंट लॉस, और उस इंपेयरमेंट लॉस को हमें बुक करना है। चलो बराबर एक एक चीज याद रखना, बार बार पागल न्यू में पुराना बोलता रहता हूं, याद करवाना बहुत जरूरी है। चल क्या रहा है ये, ठीक है। चलो बी, टॉप डाउन टेस्ट नाम दिया गया है इसको। ये कहता है अब गुडविल एलोकेट ही नहीं हो सकती, क्या करे, तो ये कहता है तीनों एसेट की जितनी भी सीजीयू है सबको एक साथ जोड़ दो, और गुडविल को भी उसके साथ एक साथ जोड़ दो, और सारी सीजीयू के रिकवरेबल अमाउंट भी एक साथ जोड़ दो, और एक साथ ही इंपेयरमेंट निकाल लो, और वो इंपेयरमेंट को फिर वही पहले गुडविल में से राइट ऑफ करो, फिर कैरिंग अमाउंट में से। तो मतलब अगर अलोकेट नहीं हो सकती तो फिर क्या करेंगे, अलोकेट नहीं हो सकती तो तीनों को एक साथ लो, जैसे देखो इधर। अब टॉप डाउन टेस्ट में पहले हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग बॉटम अप करेंगे, लेकिन बॉटम अप में तो गुडविल ले ही नहीं सकते, तो क्योंकि अलोकेट ही नहीं हो सकती ना, तो फिर कैरिंग अमाउंट 1300 ही लेना पड़ेगा, जबकि मैंने गुडविल अलोकेट करी थी तो 1360 आया था। अब कितना लूंगा मैं, तो ये बोलता है कि फर्स्ट अप्लाई बॉटम अप, पहले बॉटम अप करो, तो बॉटम अप में तो गुडविल लेनी पड़ेगी, तो गुडविल तो अलोकेट हो ही नहीं सकती, तो बॉटम अप करो बिना गुडविल के, मतलब गुडविल लो ही मत, तो मतलब गुडविल तो इंपेयरमेंट लॉस आ ही नहीं रहा फिर बिना गुडविल के, तो क्योंकि गुडविल लेता तो ये 1360 हो जाता, और 1360 होते ही कैरिंग अमाउंट ज्यादा आता है, रिकवरेबल अमाउंट, लेकिन अभी कैरिंग अमाउंट कम आ रहा है, रिकवरेबल अमाउंट
तो इंपेयरमेंट लॉस आ ही नहीं रहा। अब इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा है बॉटम अप से, तो टॉप डाउन करो। अब टॉप डाउन में क्या करेंगे ये देखो, यहाँ देखो प्लीज, यहाँ देखना। टॉप डाउन में क्या करेंगे, तीनों का कैरिंग अमाउंट ले लो 1300, 1200, 1800 और गुडविल भी पूरी एक साथ ही ले लो 120। तो सब मिला मुला के कितना आएगा 3420। कितना आएगा? और इन तीनों के रिकवरेबल अमाउंट भी साथ में ले लो, जो क्वेश्चन में उसके पापा को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा। तो ये तीनों के रिकवरेबल अमाउंट भी इसने यहाँ कहीं दिए होंगे, क्योंकि इसने आंसर में लिख दिए हैं। ठीक है, ये रहा रिकवरेबल अमाउंट Z का दे दिया पूरा एक साथ। पहले A का दिया था, A का कितना दिया था 1350, B का C का नहीं दिया था। अब A का, B का, C का, तीनों का मिला के Z का आया है। तो Z का पूरा रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रखा है बच्चों 3400। एक सुर में बोलो 3420 3400 से ज्यादा होता है क्या? बोलो बोलो। तो 20 रुपए का क्या आएगा? अब वो भी पहले किस में से एलोकेट होगा? फिर बचेगा तो वो तो बचा ही नहीं कुछ। अच्छा, फिर कैरिंग अमाउंट में किसका लेते हैं? जिसका इंपेयरमेंट आप बुक कर रहे हो। अभी A का, B का, C का, किसका? तीनों CGU एक साथ इंपेयरमेंट में चली गई, ऐसा थोड़ी होगा। A का हुआ होगा या B का हुआ होगा या C का हुआ होगा। तो जिसका भी हुआ सर, तीनों का हुआ है तो एक साथ, फिर रेशो में, जहां कुछ ना बचे वहां तो रेशो। लेकिन रेशो निकल ही सकता, तो हमें ये वाला टेस्ट क्यों करना पड़ता? क्योंकि ये वाले टेस्ट का थीम क्या है कि गुडविल कैन नॉट बी अलोकेटेड इन रीजनेबल बेसिस। नहीं, पहले 20 लाख रुपए पूरे गुडविल में से माइनस करेंगे। अब आपकी तो गुडविल ही 120 है, तो इंपेयरमेंट तो सिर्फ 20 ही आया है। तो अगर इंपेयरमेंट 40 भी आता था तो भी दिक्कत नहीं थी, 60 भी आता था तो भी दिक्कत नहीं है, 100 भी आता था तो भी दिक्कत नहीं है, 120 भी आ जाता तो भी दिक्कत नहीं है, 140 आ जाता तो दिक्कत है। ये 140 में से 120 पहले कहां से उड़ते, फिर 20 बचता, तो 20 पहले कहां से लेता? ए में, क्योंकि अभी इंपेयरमेंट ए का बुक कर रहा हूं। वो तो तीनों का एक साथ रिकवरेबल अमाउंट ले रहा हूं, लेकिन इंपेयरमेंट अभी किसका बुक कर रहा हूं? तो वो ए में जाता। फिर उसके बाद बी का बुक करना होता तो फिर वो बी में जाता, फिर बच जाता तो सी में जाता। अब इतना इंपेयरमेंट लॉस होता तब की तब देखते। मोरल ऑफ द स्टोरी, पहले इंपेयरमेंट लॉस कहां से बुक होगा? गुडविल से, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU। क्या करूं? बढ़िया है, चलो ये नहीं पढ़ा रहा हूं, सेम वही है। कॉर्पोरेट एसेट में भी ये देख लो, विश्वास तो होगा नहीं तुम्हें, देख लो। इट कैन बी एलोकेटेड, इसको भी पहले एलोकेट करेंगे किस पे? रीजनेबल और कंसिस्टेंट बेसिस पे। पहले कौन सा टेस्ट करेंगे? बॉटम अप। फिर कौन सा करेंगे? बॉटम अप, और उसके बाद टॉप डाउन। और इसी तरीके से ये कब होगा? जब एलोकेट नहीं हो सकती, और ये कब होगा? जब एलोकेट हो सकती। आगे आओ, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ CGU। अभी इंपेयरमेंट लॉस का क्या रहे? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, ये पॉज करते 1 मिनट, 1 मिनट पॉज कर, बहुत जल्दी मरने वाला हूं। इंपेयरमेंट लॉस, अरे चुप रहे हो आपका, क्या कह रही है? देखो इधर सुनो, कैश जनरेटिंग यूनिट के इंपेयरमेंट लॉस का क्या करना है बता दिया मैंने तुम्हें, रीड अप करूंगा। तो फिर वापस से पूछूंगा, खुशी इंडिविजुअल एसेट के इंपेयरमेंट लॉस का क्या करते थे? उसकी कैरिंग अमाउंट में से लेस करते थे और P&L में डेबिट करते थे। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता था तो, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता था तो पहले वहां से फिर P&L। इसका क्या करेंगे? इसका पहले गुडविल में से करेंगे, फिर कैरिंग अमाउंट में से करेंगे। तो बता दिया मैंने तुम्हें, रीड कर लो बस एक बार। इसके इंपेयरमेंट लॉस का क्या करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस रिड्यूस होगा, लेकिन उसका ऑर्डर ये रहेगा, फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर रहेगा? फर्स्ट पहले कहां जाएगा? गुडविल, फिर अदर एसेट में से प्रो राटा बेसिस। अभी बताया ना मैंने, किस बेसिस पे? प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर इंपेयरमेंट सिर्फ ए में ही हुआ है, बी और सी में हुआ ही नहीं है, तो फिर सिर्फ ए में जाएगा। और ए बी सी तीनों में हुआ है तो तीनों में प्रो राटा बेसिस पे। किस बेसिस पे? उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। किस में? अभी शायद अनसोल्ड में एक क्वेश्चन ऐसा है या शीट में है जहां पे आप लोगों का जो इंपेयरमेंट लॉस है वो गुडविल को भी ओवरराइड कर जाएगा। बाकी तो इतना ही आएगा कि गुडविल तक ही हो जाए लेन देन खत्म। तो गुडविल के भी ऊपर आ गया ना लॉस, तो फिर बात किस पे आएगी? कैरिंग अमाउंट। किस पे आएगी?
तो ये तो बात हुई इम्पेयरमेंट लॉस का क्या करना है। अब देखो अकाउंट से डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, कभी ऐसा हो सकता है सिर्फ ये एक ट्रीटमेंट है, दूसरा ट्रीटमेंट इसका वही है, इसने बताना जरूरी नहीं समझा क्या कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में से अगर पहले लिया था तो पहले उधर से लो और नहीं तो फिर किधर से लो, P&L से। तो वो बात यहाँ लिखी भी नहीं, लेकिन ये मत समझना सिर्फ यही होगा। कोई भी लॉस आया है P&L में तो जाएगा, लॉस है ना, ये इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, लॉस है, वो P&L में जाएगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, कैरिंग अमाउंट को कभी भी इनसे ज्यादा रिड्यूस मत कर देना। मतलब आपका कैरिंग अमाउंट को लाने का मकसद क्या था, वैल्यू इन यूज और रिकवरेबल, नेट सेलिंग प्राइस व्हिचएवर इज हायर, आपका रिकवरेबल था, रिकवरेबल 60 था और आपका कैरिंग अमाउंट 70 था, तो 10 का इंपेयरमेंट आया ना, तो 70 में से 10 कम करके आप उसे 60 पे लिया, तो मैक्सिमम 60 तक लिया ना। या पहले के भी इंपेयरमेंट लॉस है तो 0 पे लिया ना, कल बोला था, पहले के और अभी के मिला के। लेकिन कभी भी इंपेयरमेंट लॉस के बाद कैरिंग अमाउंट माइनस में नहीं जा सकती, कल मैंने बोला था। तो उसे मैक्स टू मैक्स कहां तक ले जा सकते हो, 0 तक। जैसे अभी का कैरिंग अमाउंट, पहले का कैरिंग अमाउंट, सब मिल मुला के एसेट वैल्यू 0 हो सकती है, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से ज्यादा नहीं जा। ये बात उधर भी थी, इधर भी है, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया एक और एग्जांपल है, ये पढ़ लो बस, फिर नहीं पढ़ाऊंगा, रिवर्सल भले कल बता दूंगा, ध्यान से सुनना, इसका जवाब भी देना तुम लोग। एक मशीन है, इसको फिजिकल डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा खराब हुई है मशीन, बट स्टिल इट इज वर्किंग, ठीक ठाक जैसे तैसे काम कर रही है, ऑल्दो नॉट एज वेल इट वाज यूज्ड टू, बट कर रही है काम। नाउ द नेट सेलिंग प्राइस इज लेस देन, तो सेलिंग प्राइस इसका गिर गया है, कैरिंग अमाउंट इसका ज्यादा है, बट इसका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो कुछ भी नहीं है इस मशीन का। मतलब इस मशीन की अपनी कोई वक़्त, ये अपने लेवल पे कोई भी कैश फ्लो जनरेट, और ऐसे केस में हम इसको आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट में डाल देते हैं जिससे ये बिलोंग करती है, ताकि इसको सीजीयू में डाल दे, क्योंकि इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये खराब तो हो गई है क्योंकि ये फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज। अच्छा मेरे को एक बात बताना, फिजिकल डैमेज होना कौन सा इंडिकेटर था, इंटरनली था, और क्या ये कोई इंडिकेटर भी था, क्या था, याद रखना बराबर। और ये इंडिकेटर्स क्या काम आते हैं, ये इंडिकेटर्स से ही हमें देखना होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने की जरूरत है कि, जैसे कि मैंने कल कहा था, फर्स्ट क्लास में कहा था, सॉरी, कि बैठे बैठे हमारे रोज सपने नहीं आएंगे कि चलो आज क्या करते हैं, तो इंडिकेटर्स हमें ये चेतावनियां देते हैं कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना चाहिए, और वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी। चलो, तो जिस स्मॉलेस्ट ग्रुप से ये एसेट बिलोंग करती थी, उस मशीन का इट जनरेट कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ द अदर एसेट ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग। नाउ देयर कवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन शोज दैट प्रोडक्शन लाइन टेकन अप एज अ होल इज नॉट इम्पैक्ट। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक मशीन है, फिजिकली डैमेज हो गई है, इसका खुद का कोई इनफ्लो है नहीं, और इसको जिस सीजीयू में डाल रहा हूं वो इम्पैक्ट नहीं हुई है, क्योंकि एक चीज की वजह से पूरा के पूरा ऑपरेशन थोड़ी इम्पेयर हुआ है, उनके बाकी की एसेट तो बढ़िया चल रही है, उनसे पैसा भी बढ़िया आ रहा है, लेकिन ये खराब है, अब इसका इम्पेयरमेंट करना है, क्या करूं मैं। तो इसमें इन्होंने कुछ अपनी अजम्पशंस के हिसाब से इसको बताया। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या करे ऐसे में, सवाल समझ लो पहले। एक इंडिविजुअल एसेट है, वो फिजिकली डैमेज हो चुकी है, उसका नेट सेलिंग प्राइस कम है, उसका जो नेट सेलिंग प्राइस है वो गिर चुका है, उसका वैल्यू इन यूज डिटरमाइन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कोई भी इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं है। क्या नहीं है, ठीक है, बराबर क्वेश्चन समझ लेना। और इसका कैरिंग अमाउंट जो है वो भी गिर चुका है, और कैरिंग अमाउंट कहां तक आ चुका है, निमट की है पिक्चर, और कैश इनफ्लो इसके निकल नहीं सकते। अब इसको अगर मैं किसी सीजीयू में ले जाऊं तो सीजीयू को अभी इंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इट नीड नॉट टू बी इंपेयर्ड, इधर कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ है। अब इस एक एसेट की वजह से पूरी सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस बुक करूं, ये भी सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या करे ऐसे में, इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करे और इसकी इंपेयरमेंट बुक कर ले। अब इंपेयरमेंट बुक करने के लिए हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा, और रिकवरेबल अमाउंट आएगा व्हिचएवर इज हायर, तो नेट सेलिंग प्राइस तो निकल सकता है, वैल्यू इन यूज 0 मान लो, नेट सेलिंग प्राइस ही ले लो ऑलमोस्ट कोई कवर करके, ठीक है। ये तुम्हारा एक आंसर है, सही बोला तुम लोगों ने, इसमें 2 आंसर दिए, दोनों देखते हैं। एक तो वही लिखा है जो तुमने बोला है, हाँ बोलो।
तो मतलब इग्नोर कर दूं मैं भी, अब ये भी एक आंसर है, दोनों आंसर दे दिए तुम लोगों ने, लेकिन कब किस केस में ये आंसर देने वो सुन लो। अपूर्व ने जो आंसर दिया वो तब देना है कि जब मैं इस एसेट को नियर बाय फ्यूचर में बेचने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये गिरने वाली है तो इसका नेट सेलिंग प्राइस भी गिर ही रहा है और डैमेज भी हो ही चुकी है। कई बार होता है ना, इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ मैं, आपने कोई नई कार ली, 1 साल चलाई, ठुक गई कहीं पर और बहुत बुरी डैमेज हुई है। अब आपने उसे रिपेयर तो करा ली, लेकिन आपको पता है कि ये जो कार है क्योंकि ये ठुक चुकी है तो इसमें अब पहले जैसी वो चीज़ नहीं है, तो जितनी जल्दी मेरे को नया कस्टमर कोई मिल जाए बकरा तो मैं उसको एक कार चेप के निकल लूँ। तो एक माइंडसेट तो आप ये बना चुके हो। दूसरा माइंडसेट ये है कि भले ठुकी है लेकिन इंश्योरेंस वालों ने पूरी सही करके दी है, बराबर चल रही है, भले ठुकी है, फिजिकली डैमेज हुई है, बट इसका नेट सेलिंग प्राइस इतना भी नहीं गिरा है क्योंकि बिल्कुल नई करके दे दी है इंश्योरेंस वालों ने जैसी के तैसी। और यहाँ पे मैंने जो है ना बाहर से सही करवाई थी और बाहर से उसने बाहर जैसी होती वैसी करके दी। तो एक केस तो ये है कि मैं इस मशीन को बेचने ही वाला हूँ तो इम्पेयरमेंट बुक कर लो, और एक ये है कि भले ये फिजिकली डैमेज हुई है लेकिन इसकी वजह से मेरे रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और मैं इनको आगे नियर बाय फ्यूचर में बेचने भी नहीं वाला हूँ। तो जो दिव्यांश ने बोला डिस्क्लोजर दे दो, इग्नोर करो। तो ये दोनों आंसर तुम लोगों ने दिए हैं, वेरी गुड। और यही आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो नंबर 1, अगर आपका कोई कमिटमेंट इसे अभी रिप्लेस करने का नहीं है, यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट, अभी आपका कोई ऐसा मन नहीं है, तो रिकवरेबल अमाउंट अलोन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। तो फिर आप रिकवरेबल अमाउंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसका वैल्यू इन यूज नहीं है और वो वैल्यू इन यूज डिफर भी हो सकता है सेलिंग प्राइस से, आपसे तो निकल ही नहीं रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सुनो, इस केस में आप क्या करोगे, प्लीज बच्चों प्लीज अच्छे से टिक करना, कंसंट्रेशन बना के रखना, आप इम्पेयरमेंट बुक नहीं करोगे, इट विल नॉट बी इम्पेयर्ड। ये बराबर याद रखना, इस एएस के एग्जाम्पल सारे शानदार है, सारे, आपको कोई इम्पेयरमेंट बुक नहीं करना। सुना क्या बोला, ये जो दिव्यांश ने बोला वो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कब, जब आप नियर बाय फ्यूचर में इसको रिप्लेस। कार वाला एग्जांपल याद रखना कि कार बुरी तरीके से ठुकी है, एक मैंने सही करा तो लिए उसे, लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है कि इसको ज्यादा चलाना समझदारी नहीं है, जितनी जल्दी बिक सकती है बेच दो, निकल लो स्टाइल से, क्योंकि अभी तो जो पैसे आ रहे हैं आ भी जाएंगे और मैं प्लानिंग में हूँ इसको बेचने के, तो इम्पेयरमेंट बुक करना चाहिए। और यहाँ पे अरे भले ठुकी है लेकिन सही तो है ना, तो मैं अभी इसको प्लान में नहीं हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, बेचूँ, मैं तो इसको चलाऊंगा आगे भी बढ़िया, तो फिर आपको इम्पेयरमेंट लॉस को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके ये डैमेज की वजह से डेप्रिसिएशन का पीरियड चेंज हुआ होगा, डेप्रिसिएशन का पीरियड चेंज हुआ होगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चेंज हुआ, वो सब चीजों को आपको उस हिसाब से डेप्रिसिएशन को फास्टर रेट से लगाना चाहिए। इम्पेयरमेंट तो बुक नहीं कर रहे हो आप, लेकिन कम से कम डेप्रिसिएशन आप फास्टर रेट से लगा दो ताकि वो जल्दी 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 अपनी यूजफुल लाइफ में खत्म हो जाए, क्योंकि डैमेज देखो ठुक चुकी है वो, और अगर वो चीज एक बार ठुकी है तो बोलते ना हार्ट की भी एक बार सर्जरी होती है, तो फिर वो हार्ट भले सर्जरी हो गई है लेकिन वो पहले जैसा काम, आपको कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा, तो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट कर दो। नेक्स्ट, अजम्पशन 2, अगर आपका इरादा बन चुका है इसको क्या करने का, रिप्लेस करने, तो फिर आप उसका वैल्यू इन यूज सेलिंग प्राइस ही मान लो और रिकवरेबल अमाउंट को डिटरमाइन कर लो, और फिर आप उसका नेट सेलिंग प्राइस क्योंकि कैरिंग अमाउंट से कम है, मतलब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को बुक कर लो। तो ये जो हमने पढ़ा ये एक केस स्टडी थी, ये कोई टॉपिक नहीं था, एक केस स्टडी थी। इस केस स्टडी का नाम था कि जब वैल्यू इन यूज क्वेश्चन मार्क हो तो व्हाट टू डू, क्या करे, क्या करे, क्या करे, इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करे या इम्पेयरमेंट लॉस को बुक ना करे, क्या करे। तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करी हमने, और ये जवाब हमने क्यों ढूंढा, क्योंकि हमारे पास टॉपिक बराबर समझना क्या चल क्या रहा है ये, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज जब ना हो तो इस तरीके से 2 अजम्पशन पे आपको आंसर दे के आने हैं। अजम्पशन नंबर 1, जो चीज फिजिकली डैमेज हुई है आप उसे नियर बाय फ्यूचर में रिप्लेस करने वाले हो, और एक अजम्पशन नंबर 2, जब वो डैमेज होने के बाद भी आप उसे नियर बाय फ्यूचर में रिप्लेस, आप उसे आगे भी चलाने वाले हो, उस हिसाब से जवाब होगा। एक टॉपिक और बचा, तुम्हारे जिद्दीपन और अड़ियल बिहेवियर की वजह से ये रिवर्सल नहीं करा पा रहा हूं मैं, नहीं तो मैं अभी करवा देता, ये 3 रिवर्सल है, करा दूं? हाँ,
चलो बाय, हैप्पी दिवाली भाई, बंद कर दो। पार्टी है ना यार।